गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा एनुअल वार्षिक साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये आप लोग देखेंगे कि ऊपर में आपको जो हमने ले रखा है वो सब्जेक्ट है साइंस का, जैसा आप लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 की जो एग्ज़ामिनेशन हुई है एनुअल की, यानी बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार बोर्ड का, आज हम लोग उसके साइंस के पेपर को उठाकर उसका विश्लेषण करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन कर आए हैं उसको इससे मिला सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए फिर टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप उसको सही तरीके से मिला पाएँ और चेक कर पाएँ कि कितना सही आपने किया है, कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं। ख़ास तौर से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग हैं हमारे यूट्यूब चैनल रंजय सिंह मैथ वाला पे। यहाँ हम आप लोगों को आपके प्रश्नों आप लोग जो भी प्रश्न या कमेंट करते हैं उससे संबंधित आप लोगों को जल्द से जल्द उसके सॉल्यूशन देने का हम कोशिश करते हैं। किसी कारणवश अगर नहीं दे पाते हैं या किसी व्यस्तता के कारण आप तक हमारे सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए हम आप लोगों से सॉरी कहना चाहेंगे। चलिए तो फिर समय को ज़्यादा ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम लोगों का जो ये क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, उसका पहला प्रश्न हम उठाने वाले हैं और उस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आप लोग देख सकें और इसको समझ सकें। ये है आपका क्वेश्चन। पहला प्रश्न आता है, द हॉरिजेंटल मैग्नेट हैंगिंग फ्रीली इन एयर ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन। कहने का मतलब ये है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति यानी रेस्ट की स्थिति में रहता है, किस दिशा में? तो चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है किसी भी दिशा में। ये संभव नहीं है कि किसी भी दिशा में हो, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके लिए उसका एक निश्चित दिशा होता है। अगर आप लोगों ने शुरू से मैग्नेट चैप्टर पढ़ रखा है तो किसी भी दिशा में गलत है, पूरब पश्चिम की दिशा में भी गलत है, उत्तर दक्षिण की दिशा में ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए इसमें आप लोग टिक कर लीजिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन आते हैं, और मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही है, आप लोग जानते हैं कि उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और जब भी आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होती है? इंग्लिश में समझ लेते हैं। इफ़ अ कंपास इज प्लेस्ड नियर अ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट देन द कंपास नीडल। स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि अगर कहीं से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से कंपास क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी क्या होगा? विल बी डिफ्लेक्टेड। जो निडल होगी कंपास की वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 को सामने रख लेते हैं। 3, 4 ये देखिए, ये आपका प्रश्न संख्या 3 और 4 यहाँ आ चुका है। ये आपका 3 और 4 है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से हटा लेते हैं और इसके सही आंसर को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समय देना है ताकि आपके आंसर हम सही तरीके से आप तक दे पाएँ।
चलिए, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल हैं। फैराडे मेड मेनी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज इंक्लूडिंग, सभी लोग जानते हैं माइकल फैराडे किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सत्य वचन। दूसरा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये दोनों जब सही है तो अगर दोनों ही ऑप्शन सही हैं तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन के लिए अलग अलग तो टिक नहीं लगाएंगे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। ए, ऐसा नहीं कि ए और बी को आप लगा देंगे, ये आपका तब फिर गलत हो जाएगा। ए और बी को नहीं लगाएंगे, उस दोनों के स्थान पे आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आगे ये विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। स्वाभाविक सी बात है, जब भी आप इलेक्ट्रिक मोटर लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तभी वो मोटर चलना शुरू होता है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है तब जा कर के क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का, उसके अनुसार तर्जनी संकेत। बहुत लोग तर्जनी नहीं समझ पाएंगे, चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं तर्जनी कहाँ संकेत कर रहा है। तो देखेंगे, अगर सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो हमारा फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल है वो हमें क्या बताता है। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, ये आ गया यहाँ पे देखिए। चलिए, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो आपको, एक मिनट, उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जब लेफ़्ट हैंड रूल पे आप जाएंगे तो आपके पास मिडिल फिंगर भी होगा, फोर फिंगर भी होगा और थंब भी होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, थंब आपको फोर्स यानी मोशन बताएगा, दूसरी ओर जो आपका फोर फिंगर होगा वो आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, इंडेक्स फिंगर की बात की गई है। तो इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होंगे। ये हर कोई जानता है, अच्छी तरीके से आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो आप देखेंगे ऊपर और नीचे की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट टाइप होंगे। क्या होंगे, अपोजिट टाइप होंगे, ठीक है, यानी विपरीत प्रकार के होंगे। प्रश्न संख्या, अब हम लोग 7 पे आएंगे। 7 पे देखेंगे, ये थोड़ा सा हम आपको बड़ा कर दें ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं और इसको देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। सभी लोग जानते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। ये क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, यानी कि नवीकरणीय होता है, आप इसका नवीकरण कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 8 है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहाँ से, देखें क्या है 8 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, 8 नंबर प्रश्न हम लोग ले आए हैं सामने, फटाफट से समझते जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हर कोई जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे आइए, पित्तरस स्रावित होता है, ध्यान रहे, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, सभी लोग जानते हैं लीवर से निकलता है। आगे आइए, फिर देखते हैं
क्षुद्रांध्र में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? इतना अगर आप लोग हिंदी में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश में समझ लीजिए. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विली लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया. क्या करता है? जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके. चलिए प्रश्न संख्या 11 में आते हैं हम लोग. प्रश्न संख्या 11 देखते हैं क्या कह रहा है. प्रश्न संख्या 11 है आपका. इसमें क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. प्रश्न संख्या 11 में आते हैं. प्रश्न संख्या 11 आपका कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग यानी कि द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी इज. बड़ी अच्छी बात है, ये सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए. फेरिंग्स होता है. फेरिंग्स यहाँ पे आपको जो आपका श्वास नली है यानी कि जिसको विंड पाइप कहते हैं और फूड पाइप कहते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल रहा होता है, दैट इज़ फेरिंग्स. तो इसे हम लोग पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. ठीक है, ओरल कैविटी का, ये ध्यान रखिएगा. प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होता है आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट टू सेल्स कोशिकाओं में एंड रिमूवल ऑफ CO2 इज रेफर्ड टू एज. यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल शब्दों में समझें, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना, दैट इज़ कॉल्ड क्या? रेस्पिरेशन. यानी आप उसे क्या कहते हैं? निःश्वसन. क्या कहते हैं? निःश्वसन हिंदी में. चलिए प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं. 13 में क्या कहा गया? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत. प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत होता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है वो जल होता है. ध्यान रखिएगा, यानी कि वाटर. वाटर इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 14. चलिए प्रश्न संख्या 14 में आ जाते हैं हम लोग फटाफट से. यहाँ देखते हैं प्रश्न संख्या 14. ये देखिए प्रश्न संख्या 14 ये आपके सामने रहा. इसमें भी पहले इसको हटा लें. चलिए अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? वेरी सिंपल आंसर, ATP. क्या होगा? ATP. ATP इज़ द करेक्ट आंसर. लिखेंगे ATP. राइट. आगे है पादप में जाइलम उत्तरदायी है यानी जाइलम इन प्लांट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर. जाइलम क्या काम करता है? सभी लोग जानते हैं. एक होता है फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम. ये फ्लोएम फूड कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जाइलम वाटर एंड मिनरल को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो स्वाभाविक सी बात है, कैरिंग ऑफ वाटर. अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर. प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अ ब्लड? सभी लोग जानते हैं कि ब्लड में कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि WBC भी होता है, RBC भी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स भी होते हैं. तो यानी कि ये सभी सही हैं, तो हमें क्या लगाना चाहिए? ऑल ऑफ दीज. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलेय होता है और विलेय होता है, इनमें कोई नहीं. चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं ताकि CBSE को भी इससे बेनिफिट, CBSE बोर्ड वाले बच्चे जो हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिल सके, वो लोग भी इसको मिला सकें, वो लोग भी इसको देख सकें और समझ सकें. सबके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा काम करते हैं. चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं. एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड इन वाटर.
तो सभी लोग जानते हैं गेट आयोनाइज्ड, जब तक आयोनाइज्ड नहीं होगा स्वाभाविक सी बात है ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए आयंस चाहिए, तो वो पहले आयोनाइज्ड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सभी लोग जानते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिससे कि उसका गंध बदल जाता है, गंध समाप्त होता है, तो हम लोग उसको एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें से कौन सा आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में नहीं जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं क्लोव ऑयल यूज़ में आता है, वनीला भी यूज़ में आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में। स्वीट पोटैटो नहीं आता है, तो स्वीट पोटैटो इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। हिंदी में कहें तो शकरकंद। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में हर कोई जानता है कि फॉर्मिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मेथनोइक एसिड, राइट। चलिए आगे आते हैं, निम्नांकित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं। यह हर कोई जानता है, वाइट फॉस्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं, बाहर रखेंगे तो ये क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा वायु के साथ और जल उठेगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 से हम फिर आते हैं आगे। चलिए इसको 21 नंबर प्रश्न से देखते हैं क्या है। 21 नंबर प्रश्न थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या। 20 अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे गलत क्या, ये अभी जो हम टिक लगाए हैं वो लग रहा है यहाँ शो कर रहा है, इसको हटाइए पहले। चलिए इसको हम लोग गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। जो अशुद्धियाँ होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, उसे गैंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नांकित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सभी लोग जानते हैं इस मामले में सोडियम बहुत आगे है, सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल माना जाता है, तो सोडियम दैट इज़ Na इज़ द करेक्ट आंसर, सोडियम। हालांकि पोटेशियम भी सॉफ्ट ही होता है, लेकिन आपके पास पोटेशियम वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधी सी बात है, सोडियम है, सोडियम को टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार। देखिए मिलाने को तो यहाँ पे कॉपर भी मिलाया जाता है, सिल्वर भी मिलाया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक यूज़ होता है वो होता है आपका सिल्वर, तो सिल्वर इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि मिश्र धातु बनाने में सबसे ज़्यादा सोने के साथ काम आता है। आगे आइए, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक डैश है, तो सभी लोग जानते हैं सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर वगैरह बनाए जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चल गया होगा। सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ से रखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे ताकि अच्छी व्यू मिल जाए, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। चलिए तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आपका किस तरह से आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, सिलिकॉन इज ए और एन मेटलॉइड है, ठीक है, उपधातु है। दूसरा है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, ये हर कोई जानते हैं कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिर्फ उस मछली के पास। किसके पास, मछली के पास होता है, ना तो फ्रॉग के पास, ना बर्ड के पास, ना ह्यूमन के पास, इन सबों के पास डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जबकि फिश के पास सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 26, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। देखिए यूरिया कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, लीवर से। कहाँ से, लीवर से। ऑप्शन ये रहा, एक मिनट, यहाँ से लीवर से प्रवेश करती है। आगे आते हैं, ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है,
तो देखिए ग्लूकोज का पुनर्शोषण जो है पीसीटी, डीसीटी, हैनल्स लूप, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखना है यूरिया का पुनर्शोषण। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑल ऑफ दिस। चलिए कैसे ऑल ऑफ दिस, देखिए वेयर डज द ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन अकर। तो ध्यान दीजिएगा इन पीसीटी, इन डीसीटी, इन हैनल्स लूप, ये तीनों में ही होता है, लेकिन बेसिक इसमें जो मुख्य रूप से काम करता है वो करता है पीसीटी। पीसीटी से ठीक है आपको ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो प्राथमिक रूप से देखने को मिलता है, मुख्य रूप से कहिए। बाकी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, डजेंट मैटर। लेकिन आपके पास जब तीनों ही ऑप्शन है तो आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न 27 हो गया, चलिए 28 से फिर लेते हैं। 28 नंबर, 28 ये क्या हो रहा है, स्प्लिट ओवर। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो ये था नहीं, 11 नंबर नहीं था, ये भी नहीं था, हमारा क्वेश्चन गया कहाँ। हाँ 28 नंबर से आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 तक अभी हम लोगों ने किया है, अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे। ये रहा हमारा 27 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है 27 तक हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को लाते हैं ऊपर। यहाँ देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं, यानी कि द मैकेनिज्म फॉर रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड as a result of various activities from the body is called digestive, circulatory, excretory system। ये देखिए बहुत साधारण और सामान्य क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर मेरुरज्जु में अगर किसी तरह का आघात होता है तो क्या हो सकता है। घेघा होगा, बौनापन होगा, मधुमेह होगा, लकवा मार देगा। देखिए ये सभी तो कोई सवाल ही नहीं है घेघा होने का, क्योंकि ये डेफिशिएंसी वाले रोग सब हैं। बौनापन ये जेनेटिक है, और मधुमेह ये भी आपका मतलब जब आपका शुगर अधिक हो जाता है तब, यानी कि इंसुलिन आपके शरीर में उस हिसाब से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, उस तरह से नहीं निकल पाता है इंसुलिन। तो ऐसी स्थिति में या फिर इंसुलिन कम अमाउंट में निकलता है और आपके शुगर में जो है बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो ऐसे केस में मधुमेह आपको यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि इन सबों के कारण नहीं होता है। आप अगर टर्मिनेट भी करेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ पैरालिसिस। तो पैरालिसिस आपको हो जाता है अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि ये हमने पहले भी बताया है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर। कौन सा है, लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। आगे आइए, अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है। यहाँ पे फटाफट से करते हैं, टाइम आप लोगों का ज़्यादा लेंगे नहीं, ठीक है। और चलिए यहाँ
31 में आते हैं। 31 में चलिए अब देखते हैं हम लोग। 31 में है पादप हार्मोन कहलाते हैं, यानी प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम, नन ऑफ दिस। फाइटो हार्मोन क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। आगे आते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स इज। देखिए पत्तों से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो उसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ब्रायोफिलम। इसमें पत्ती से ही दूसरे पौधे निकल आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो। सभी लोग जानते हैं p इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। सभी लोग फिजिक्स पढ़े हैं ढंग से तो सभी को पता है। तो p और f अब क्या हो जाएगा? f अगर इधर जाएगा तो p इंटू एफ हो जाएगा और इक्वल टू 1। तो p इंटू एफ इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ध्यान देंगे, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो स्वाभाविक सी बात है फिल्म यानी कि जो रोल होता है ना, फिल्म रोल जो होता है पहले के कैमरा में हुआ करता था। ठीक है, रुक जाइए हम आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। ये शायद ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आ जाए ये देखने के बाद, क्योंकि इंग्लिश में ये चीज़ ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको इंग्लिश में भी दिख रहा होगा। जानबूझकर ये लाएं ताकि इंग्लिश में भी दिखे। विच पार्ट ऑफ कैमरा एक्ट्स लाइक द रेटिना ऑफ आई। तो अब आपके पास यहाँ पे फिल्म ऑप्शन है। वो रोल पहले जो कैमरा हुआ करता था उसमें आप देखे होंगे कि फिल्म रोल हुआ करता था, है ना। छोटी सी डिब्बी के तरह की हुआ करती थी और जिसमें लंबा सा एक रोल हुआ करता था, दैट इज़ फिल्म रोल। तो वो वहाँ पे क्या करता है? एक पर्दे का काम करता है जिस पे आपके इमेज फॉर्मेशन होते हैं। चलिए आगे आते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि नियर पॉइंट क्या होगा और फार पॉइंट क्या होगा। देखिए फार पॉइंट का तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हम लोग इतने दूर में मौजूद तारा वगैरह है सभी सब कुछ देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। फार पॉइंट का तो कोई बात नहीं। मिनिमम क्या होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर और फार का इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा प्रतीत होगा? काला। कैसा प्रतीत होगा? काला, यानी ब्लैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, यानी कि डिक्रीज्ड एकोमोडेटिव एबिलिटी ऑफ द आई कॉजेज। ये देखिए बूढ़े बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके देखने की क्षमता घटती चली जाती है, जिससे हम प्रेसबायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। फटाक से ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिए। हिंदी में कहें जरा दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 उठाते हैं हम लोग। 38 फटाफट से आ जाइए भाई। 38 38 चलिए 38 को हम लोग देखते हैं क्या है 38 में। 38 क्वेश्चन है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी कि देखिए प्रतिरोधकता यानी क्या? रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ओम मीटर। क्या होना चाहिए? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इन अ कंडक्टर इज ओम मीटर। क्या होना चाहिए? ओम मीटर। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। आगे आइए, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ये सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी 0.21 करेक्ट आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। टंगस्टन का बना होता है। ये हर कोई जानते हैं टंगस्टन का बना होता है, बचपन से पढ़ते भी आए होंगे इस चीज़ को। आगे आइए, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। किशोरावस्था में। चलिए इसको इंग्लिश में एक बार देख लिया जाए। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग।
किशोरावस्था में, यानी कि एज ऑफ एडोलेसेंस की बात की जा रही है, उस समय जो परिवर्तन होता है हमारे शरीर में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फटाक से देख लेते हैं बिना समय गवाए। पहले इसको तो ये जो सारा कचर पचर पहले इसको हटाने दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कॉल्ड, वही बात आ गई ना, उस समय जो चेंज होता है एडोलेसेंस में वो कहलाता है क्या, प्यूबर्टी। क्या कहलाता है, प्यूबर्टी। चलिए ये सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। डायफ्राम है, कॉन्डोम है, कॉपर टी एंड लूप है, ऑल ऑफ दीज है। ये सभी के सभी इफेक्टिव मेजर्स हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, हाँ। आप नहीं चाहते हैं कि ढेर सारे बच्चे हों, तो उसके लिए ये सारे उपाय, तीनों ही उपाय इफेक्टिव माने जाते हैं, यानी इफेक्टिव मेजर्स हैं। आगे आइए, एटाविज्म का क्या अर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटाविज्म। चलिए, एटाविज्म क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोगेनी, या फिर नो इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोगेनी, या इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोगेनी विच आर नॉट इन अ पेरेंट्स। करेक्ट, ये सही आंसर है। देखिए होता क्या है, कई बार बच्चे में वो गुण आ जाते हैं जो माता पिता में है ही नहीं, फिर हम ढूंढते हैं ये किस पे, ये गुण कहाँ से आया इसको, तो फिर हम लोग जाते हैं अरे इनके दादा को ऐसा गुण था, इनके परदादा में ऐसा हुआ करता था, उनमें ये गुण देखने को मिलता था। तो इसको कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, और यही कहलाता है आपको एटाविज्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। पहले इस सभी को यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई कर लिया जाए, कचर पचर हटा दिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो रहा है, चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है। 44 में किस जीव की जीनी संरचना कहलाती, किसी जीव की जीनी संरचना, यानी इंग्लिश में कहें जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, फेनोटाइप, जेनोटाइप, हेरिडिटी, डाइवर्सिटी। देखिए जेनेटिक नाम से ही मिल जाएगा आपको, जेनेटिक क्या कहेंगे, जेनोटाइप, क्या कहेंगे, जेनोटाइप। सिंपल आंसर था इसका। आगे आइए, प्राकृतिक चयन। ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी कि द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड। इस बारे में ये व्यक्ति ने बहुत कुछ कह रखा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। इनका नाम था मेंडल, और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत मेंडलिज्म कहलाया। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के बता रखा है इन्होंने। चलिए आगे आते हैं, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। देखिए केमिकल विच शोज बायोमैग्निफिकेशन, जब बायोमैग्निफिकेशन के लिए, तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, DDT। कौन, DDT। चलिए फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 फटाफट से उठाते जाते हैं, और टाइम काफ़ी हो रहा है, और समय जो है थोड़ा सा कम है मेरे पास, समय का थोड़ा अभाव है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये बेचारे पे हमने क्या, सब पे आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आप लोगों का समय पे फटाफट लेंगे और थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। 47 प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं, दोज आर वेजिटेरियंस।
ठीक है। CFC व्यापक उपयोग होता है कहाँ? CFC इज़ वाइडली यूज्ड इन, कहाँ पे CFC सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? देखिए CFC का जेट इंजन में भी भरपूर यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर में भी भरपूर यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में, ठंडा करने वाले जो भी जगह हैं, जिन जिन इंजन या जिन जिन डिवाइस में लगाए जाते हैं ठंडा करने के लिए, या वहाँ पे CFC का विशेष तौर पे यूज़ होता है। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। आपने ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? देखिए, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल। देखिए, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं बताइए ब्यूटेन के। अब ब्यूटेन देखिए, अगर सभी लोग पढ़े होंगे 4 कार्बन चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा? 4। तो आइसोमर्स 2 जगह पे बन सकता है, एक तो आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बन रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कितने बन सकते हैं? 2। फटाक से टिक कर लीजिए। मीथेन के अणु का आकार होता है, देखिए ये चतुष्फलकीय होता है। हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। 50 नंबर क्वेश्चन, आ जाइए ऊपर भैया, 50 नंबर आ जाओ, अब तुम्हारा ही कॉल है। चलो, बेचारा परेशान हो रहा था, अकेले बैठा था चुपचाप। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले तो बार बार इसको हटाना होता है। ये भी आ गया। चलिए हम लोग इसको हटा लें। पहला क्वेश्चन है, शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज, कैसा होना चाहिए? मीथेन, देखिए सब लोग जानते हैं मीथेन, मीथेन कैसा है? कैसा है? मीथेन का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा बन रहा है? 4 भागों में बन रहा है, 4 भागों में, 4 हिस्से में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यानी कि हम इसको क्या कह रहे हैं? 4 जब केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? टेट्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? टेट्रा। और टेट्रा के साथ क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। तो क्या नाम दे देंगे? टेट्राहेड्रल। क्या नाम दे देंगे? टेट्राहेड्रल। इसका नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल बेचारे। चलिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सिंपल सी बात बोलिए ना कि वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, सिंपल सी बात है। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए हम लोग सभी लोग पढ़े हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो होता है एल्केन, और एल्किन और एल्काइन होता है अनसैचुरेटेड। तो यह अल्केन, ALKAN, एल्केन। एल्केन जो होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, संतृप्त। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए पे टिक कीजिए। उसके बाद एथिलीन का IUPAC नाम होता है। देखिए एथिलीन, इथाइलिन, सॉरी नॉट एथिलीन, यहाँ पे लिख दिया है बाय मिस्टेक। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एथिलीन, इंग्लिश में अभी सही नाम लिख देगा। देखिए इथाइलिन, क्या है? इथाइलिन। तो इथाइलिन का IUPAC नाम होता है इथीन। क्या नाम होता है? इथीन। इसी इथीन को हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग हो गया हो। आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फटाफट, टाइम नहीं गंवाना है, फटाफट कीजिए। 53 के बाद आप आते हैं 54। भाई 54 किधर हो? आ जाओ फटाफट से, तुम्हारा टाइम आ गया, आ जाओ। अरे ये पूरे ही उठ के आ रहा है क्या? कमाल ले, समझ में थोड़ा कम आता है बेचारे को, क्या किया जाए। अब तो और भी कम समझ रहा है। हाँ अब समझ गया पूरा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे। चलिए फ्रेश पेज में आते हैं यहाँ पे। अब फटाफट से इतने में ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस समय को भी ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? देखिए मेंडलीफ ने सबसे बड़ा जो कमी क्या, सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि उसने हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं दिया है कहीं, नॉट गिविंग अ प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन। देखिए ये वाला बात, ऑप्शन सी। अरे चल जाओ भाई, आज ही के डेट में वो चलना है, क्या कर रहे हो?
ओहो, अब ये चलेगा, यानी कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नॉट गिविंग प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन। अगला है अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था, मैंडलीफ, न्यूलैंड, लॉथमेयर या डॉबर्नियर। सभी लोग जानते हैं न्यूलैंड द्वारा अष्टक का नियम दिया गया, अष्टक का सिद्धांत दिया गया था, न्यूलैंड ने दिया था। फिर क्या हो गया, इसको डिस्चार्ज हो गया क्या, क्या परेशान हो रहे भाई। चलो फटाफट से करते हैं, ये बार बार डिस्चार्ज तो ख़त्म हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए हम आपको ऐसे ही बताते जा रहे हैं, देखते जाना आप लोगों को। निम्नलिखित है कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है। देखिए जो मेटल सबसे अधिक रिएक्टिव हो वही मेटल आपका जो है क्षारकीय सबसे अधिक होगा, यानी कि बेसिसिटी उसकी हाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी यानी सोडियम ऑक्साइड। फटाफट से कीजिए, सोडियम ऑक्साइड, ये रहा आपका सोडियम ऑक्साइड, ये ऑप्शन बी। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 57, ये क्वेश्चन नंबर 57 फटाफट करना है, वी डोंट हैव ऑल द डे, डू हरी अप, कम ऑन, यस हियर इट इज। हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, ये क्या हो गया, इसको परेशान का है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको तो और परेशानी ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किरणों के समूह को कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ रेज क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ रेज क्या कहलाएगा, लाइट बीम, रे बीम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए दोनों ही कहलाएगा, लाइट बीम भी कहते हैं और रे बीम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, सभी बच्चे भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि लाइट हमेशा सिंगल डायरेक्शन यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, यानी कि विच टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर। सभी लोग जानते हैं कनकेव मिरर क्या करती है, कन्वर्जेंट करती है, यानी कन्वर्ज करती है रे को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्जेंट होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से करते हैं। कार की हेडलाइट निम्नलिखित, कार की हेडलाइट निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कार की हेडलाइट में जो रेज होंगे, लाइट होंगे, उसको एकत्रित करने का काम होता है, यानी कि वो कन्वर्ज करने का काम होता है। और अभी भी हमने पढ़ा है कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्ज करती है, हिंदी में उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ये सही उत्तर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 61 पे। चलिए 61 निकल जाओ भाई फटाफट से, टाइम को बगैर गवाए, ये भूख हमको भी लगा है और बच्चों को भी। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ, उससे पहले इस सब का जो है थोड़ा सा कहानी ख़त्म कर दें फटाफट से, चारा यहाँ पे डिस्टर्ब करके रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार। तो कौन सा, सभी लोग जानते हैं कनकेव मिरर, तो चलिए टिक कर लेते हैं कनकेव मिरर। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो रियल इमेज बनाएगा, स्वाभाविक सी बात, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। फटाफट से टिक कर लीजिए, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगी। अगला है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबको जानते हैं किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल तो छोटा भी बनाता है बड़ा भी बनाता है, लेकिन उत्तल क्या करता है ना, सिर्फ छोटे बनाता है बेचारा और सीधा बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल, देखिए हवा में जो, देखिए कोई भी मीडियम हो, किसी भी मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड घटेगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो वैक्यूम की तुलना में किसी भी मीडियम में, चाहे एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, किसी में भी जाएगी तो उसकी रफ्तार घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है ना, लेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कंपेयर टू वैक्यूम इज लेस। क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। चलिए इसको लेस कीजिए, ऑप्शन ए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 63, 64 उठा लिए। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है विच फेनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्वाभाविक सी बात है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होते हैं यानी तारे जो टिमटिमाते हैं उसका मुख्य कारण होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में। नहीं भी जानते हैं तो नाम से पता चल जाएगा, कल्पक्कम। आइडिया लगाइए, ये आपके नॉर्थ इंडिया का तो लैंग्वेज नहीं, कल्पक्कम किधर? साउथ इंडिया का है, वो भी खास तौर से तमिल लैंग्वेज। तो स्वाभाविक सी बात है तमिलनाडु का है। ये आइडिया भी लगा सकते हैं। घरेलू गैस यानी एलपीजी का प्रमुख अवयव। द मेन कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक गैस एलपीजी इज, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। चलिए, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि अनवीकरणीय स्रोत में आपका कोयला और पेट्रोलियम ही आता है। चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं फटाफट से। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ये रहा क्वेश्चन। द टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो अभी बताएं कोल एंड पेट्रोलियम। सिंपली आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखिए अगर एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन देता तो वो भी सही था, लेकिन आपको एक्सोथर्मिक तो दिया नहीं, इंडोथर्मिक दे दिया, एक्सोथर्मिक दिया नहीं। यानी आपको जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया कि बच्चा कहीं फंस जाए इसमें। फंसना नहीं है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड, बहुत ईजी है। देखिए इसको आयोनिक बॉन्ड, जब भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्डिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, और उसे हम लोग सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कौन से अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? देखिए आगे आते हैं फटाफट से। यानी कि कौन सा अपघटन, यानी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रहा है? डिकम्पोज कहाँ पे हो रहा है? आप देख के ही बता देंगे कहाँ डिकम्पोज हो रहा है। यानी एक बड़ा सा यौगिक दिया है और वो टूट गया छोटे छोटे यौगिकों में, या फिर छोटे छोटे एटम्स में, या छोटे छोटे एलिमेंट में। तो ये ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, जहाँ एक बड़ा सा कंपाउंड है और टूटकर दो डिफरेंट कंपाउंड बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। फटाफट से 71 नंबर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, आ जाओ भाई 71। 71 आ गया। 71 जब आ गया है तो इसको पहले हटा देना है। चलिए अब 71 पे देखना है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 71 का ही उठाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? देखिए टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? सब लोग जानते हैं इमली में पाया जाता है, यानी टेमारिंड में। किस में? इमली में, टेमारिंड में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? देखिए चूना जहाँ आ गया तो कैल्शियम, अगर कली चूना कहा गया कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना कहा गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका डी ऑप्शन सही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम आवर्त सारणी की किस समूह का सदस्य है? देखिए समूह, किस समूह का? आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो देखिए समूह 2 का सदस्य है मैग्नीशियम, सभी लोग जानते हैं समूह 2 का सदस्य है। आगे आते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 73 के बाद 74 में। 74 में आइए।
एक मिनट, ये हम लोग आ गए ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं फिर। इसमें आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? ये 7 ही तो आवर्त होते हैं। चलिए, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? तो सभी लोग जानते हैं 7। कितने पीरियड्स होते हैं? 7। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग? देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग का देखिए कट्टा ये तो होता है, कुल भी होता है, डगवेल भी होता है, आयरिस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य। देखिए, किसी भी बांध का, कोई भी बांध बनता है तो उसमें मल्टी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ज़्यादातर। हम ये नहीं कहते हैं कि हर जगह ही हर सारे डैम में ऐसा होता है, नहीं, लेकिन ज़्यादातर में यही होता है कि उसमें उसको जो है मल्टी प्रोजेक्ट में रखा जाता है। सिर्फ एक ही काम ना हो, कई सारे काम हो। तो स्वाभाविक सी बात है, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जलापूर्ति, सबों का काम होता होगा। तो यानी कि इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 76। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये तो लास्ट ही क्वेश्चन है। वाह, ग्रेट। यानी हम लोग क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। वाह, बड़ा अच्छा बात है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? व्हाट इज़ द न्यू कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए, नया कंसेप्ट जो है ना, RRR सभी लोग पढ़े होंगे। ट्रिपल R मतलब मूवी वाला R नहीं, मूवी वाला ट्रिपल R नहीं। यहाँ RRR का मतलब है रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस। यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके होने चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स? भाई रिन्यूएबल कौन है? कोल तो जल के ख़त्म, पेट्रोलियम जल के ख़त्म, कहानी ख़त्म। फॉरेस्ट आपका रिन्यूएबल होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक, विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक कौन होगा? मीथेन ही ना होगा? कौन होगा? मीथेन। आगे आइए, पैप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से। लंबे समय तक भूखे रहने से, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। ठीक है, ये आज का आपका क्वेश्चन था। आई होप कि सभी लोग इसको मिला लेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी समस्या को दूर की जाएगी। जहाँ तक हमसे हो पाएगा, जहाँ तक मेरे लिए संभव है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हल किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, और सभी लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और सभी प्रश्नों को सभी लोग सही तरीके से उसके उत्तर को मिला लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और सभी लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।